हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। अब देखो, श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आज जो हम पढ़ेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और उसके एप्लीकेशंस। तो मतलब श्रृंखला अभिक्रिया कहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहाँ पे काम में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे नियंत्रित किया जा सके, जिसे क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, वह जिसमें सीमित मात्रा में विखंडन हो, क्या कहलाती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको नियंत्रित किया जा सके, वह जिसमें सीमित मात्रा में विखंडन हो, तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है उसका मान कितना होता है, ये देखते हैं हम। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए गुणन कारक या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हमने आपको 3 केस बताए थे। जब k की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जब k = 1 हो तो होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जब k < 1 हो तो श्रृंखला जो अभिक्रिया है कुछ देर चलेगी, उसके बाद में बंद हो जाएगी। तो नियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसके लिए k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। या कह सकते हैं कि गुणन कारक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय संयंत्र या परमाणु भट्टी, या इसको नाभिकीय भट्टी भी कह सकते हैं। नाभिकीय संयंत्र जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नाभिकीय संयंत्र या परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो, नाभिकीय संयंत्र या परमाणु भट्टी किसे कहते हैं कि एक ऐसी युक्ति जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ एवं नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ एवं नियंत्रित किया जाता है तथा नाभिकीय जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है, बदला जाता है, ऐसी जो युक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। रिएक्टर के जो मुख्य भाग होते हैं वो निम्न प्रकार से। तो जो नाभिकीय रिएक्टर के भाग कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है, कोई भी जो युक्ति है उसका जो पहला जो पार्ट होता है उसका होता है फ्यूल, जैसे हम कहते हैं ईंधन। पहला जो इसका जो पार्ट है वो क्या है, ईंधन। और यहाँ पे ईंधन के रूप में, यहाँ पे नाभिकीय जो भट्टी होते हैं उसमें हम ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, विखंडनकारी पदार्थ का। तो हम इसको ईंधन भी कह सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हैं विखंडनकारी पदार्थ। जैसे कोई गाड़ी आपके पास में, उसमें पेट्रोल डलता है तो आप फ्यूल कहने के बजाय आप कह सकते हो कि पहला जो पार्ट है उसका पेट्रोल हो गया, उस हिसाब से। तो जो नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विखंडनकारी पदार्थ, जैसे यूरेनियम 92-235 हो गया। तो पहला जो पार्ट है ईंधन या विखंडनकारी पदार्थ। इसमें देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में विखंडनकारी पदार्थों जैसे यूरेनियम 92-235 का उपयोग किया जाता है। अब ये जो ईंधन होता है ना, इसको देखो रखते कैसे हैं। इस ईंधन को छड़ों के रूप में एल्यूमिनियम के बंद पात्रों में बंद कर भारी पानी के बीच
कुछ दूरी पर रखा जाता है। मतलब ये जो ईंधन आपने लिया है यूरेनियम 92-235, इसको आप क्या करना है, छड़ों के रूप में एल्यूमिनियम के कुछ बंद पात्र होते हैं, जैसे लंबी लंबी छड़ें होती हैं, उसमें क्या कर एल्यूमिनियम की छड़ें होती है लंबी लंबी, उसमें क्या कर लिया जाता है, ये जो ईंधन होता है ना, आपने यूरेनियम 92-235 लिया, उसको भर लिया जाता है और एकदम सटा के नहीं रखा जाता है, मतलब कुछ दूरी पे इनको रखा जाता है, बंद कर भारी पानी के बीच कुछ दूरी पर रखा जाता है। एक बार फिर से इसको रीड करना पड़ेगा। ये जो ईंधन है, इस ईंधन को छड़ों के रूप में एल्यूमिनियम के बंद पात्रों में बंद कर भारी पानी के बीच कुछ दूरी पर रखा जाता है। मतलब एल्यूमिनियम के पात्र लिए, उसमें आपको इनको बंद कर लिया, उसके बाद में भारी पानी में कुछ दूरी पे इनको रखा जाता है। और जहाँ पे इनको रखा जाता है ना, रिएक्टर के इस भाग को हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। जहाँ पे एल्यूमिनियम की छड़ें जो जिसमें क्या भरा होता है, यूरेनियम 92-235 भरा होता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है उनको बोलते हैं क्रोड। न्यूक्लियर जो रिएक्टर का जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है मॉडरेटर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं मंदक। सेकंड जो पार्ट है वो मंदक या मॉडरेटर। अब देखो मंदक क्या काम करते हैं कि वे पदार्थ जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? मंदक कहलाते हैं। कि मतलब वे पदार्थ जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने में प्रयुक्त होते हैं उनको हम मंदक कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, हम यहाँ पे ईंधन के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं? यूरेनियम 92-235। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि यूरेनियम 92-235 के जो विखंडन की जो प्रायिकता होती है ना, मतलब किन से ज़्यादा विखंडित हो सकता है वो, जिनकी एनर्जी वे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उनके द्वारा वो विखंडित होगा। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे विखंडन से वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होंगे। तो इसको विखंडन के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना उनकी गति को कम करेंगे, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, तो वो आसानी से विखंडित हो जाएंगे। तो देखो इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। हमने आपको बताया था कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। लेकिन यूरेनियम 92-235 के नाभिक की विखंडन की जो प्रायिकता जो है, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की अपेक्षा मंद गति के तापीय न्यूट्रॉनों जिनकी एनर्जी क्या हो, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, से सर्वाधिक होती है। मतलब ये जो यूरेनियम जो 92-235 है, इनके जो विखंडन की जो प्रायिकता है वो मंद गति के तापीय न्यूट्रॉनों जिनकी एनर्जी 0.052 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, से विखंडन की जो प्रायिकता होती है ना वो ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या करते हैं, अतः यूरेनियम 92-235 के विखंडन को क्या करना, प्रभावी बनाने के लिए न्यूट्रॉनों की गति को क्या है, मंद करना अत्यंत आवश्यक है। विखंडन को प्रभावी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, न्यूट्रॉनों की जो गति है उसको मंद करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अब देखो मंदक के रूप में हम यहाँ पे देखो किसका काम में लेते हैं, मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट की छड़ आदि का उपयोग किया जा सकता है। तो मंदक के रूप में या तो आप भारी जल को काम में ले लो या ग्रेफाइट की छड़ काम में ले लो, दोनों को आप काम में ले सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि मॉडरेटर के रूप में या तो ग्रेफाइट की छड़ें होंगी या भारी जल होगा। न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसका तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है नियंत्रक छड़ें, जिनको बोलते हैं कंट्रोल रोड्स। नियंत्रक छड़ें या कंट्रोल रोड्स। तो देखो नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं, नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ों का क्या किया जाता है, कैडमियम या बोरोन की छड़ों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, उनका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं
और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जैसे 3 निकले 27 हो गए, 27 से 81 हो गए, 81 से 243 हो गए, तो इस हिसाब से तो बढ़ते रहेंगे न्यूट्रॉन। तो जो कैडमियम की जो छड़ें होती है ना वो न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती हैं। अब देखो यहाँ पे इसको समझते हैं क्या कह रहा है कि गुणन कारक का जो मान 1 से अधिक होने पर क्या होती है कि श्रृंखला जो अभिक्रिया है वो क्या हो सकती है, अनियंत्रित हो सकती है। अगर आपकी श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो गई तो उससे क्या होगा, जिससे रिएक्टर में विस्फोट का खतरा बना रहता है। जिससे रिएक्टर में क्या हो सकता है, विस्फोट का जो खतरा है वो बना रहता है। इससे बचने के लिए, मतलब विस्फोट से बचने के लिए आवश्यक है कि रिएक्टर में श्रृंखला जो अभिक्रिया है, मतलब विस्फोट से बचने के लिए आवश्यक है कि रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो क्या हो, नियंत्रित और स्थायी हो। कैसे हो, नियंत्रित हो और स्थायी हो। इसके लिए विखंडन से निकले जो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉनों को, इससे क्या होता है कि जो विखंडन में निकले हुए अतिरिक्त जो न्यूट्रॉनों का किसी धातु से क्या करना, किसी धातु से अवशोषण करना होगा। मतलब रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो और स्थायी हो। इसके लिए क्या करना होगा हमें कि जो विखंडन से जो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका किसी धातु से हमें अवशोषण करना होगा। तो ऐसी धातु 2 ही हैं, या तो बोरोन से कराओ या कैडमियम से कराओ। तो हमने यहाँ पे कैडमियम की छड़ों का उपयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया है। तो ऐसे धातु के रूप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैडमियम की छड़ों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इन छड़ों को क्या किया जाता है, देखो इन छड़ों को रखा कहाँ पे जाता है। देखो इन छड़ों को रिएक्टर क्रोड में, सर पहली बात तो कहाँ पे रखा जाता है, रिएक्टर क्रोड में। और रिएक्टर क्रोड में भी कहाँ पे रखेंगे, रिएक्टर क्रोड में ईंधन छड़ों के बीच में। जो आपने फ्यूल रखा है ना, यूरेनियम बाणवर 235, जिनको आपने एल्यूमिनियम के जो पात्र हैं उसमें छड़ों के रूप में रखा है, तो उनके बीच में ही एक छड़ इसको फिट कर देंगे कहने। तो इन छड़ों को रिएक्टर क्रोड में ईंधन छड़ों के रूप में, ईंधन छड़ों के बीच में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, नियंत्रक छड़ें। फोर्थ जो इसका पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, शीतलक। शीतलक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका जो काम है वो रिएक्टर को ठंडा रखना है। तो लिखा है कि रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को हटाने के लिए, मतलब हमारे उसको ठंडा रखने के लिए, कब रहेगा ठंडा, जब ऊष्मा को हटा लेंगे। इस ऊष्मा को हटाने के लिए रिएक्टर में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, शीतलक का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो शीतलक होगा ना वो दोहरे काम करेगा। एक तो रिएक्टर को ठंडा भी रखेगा और दूसरा काम क्या करेगा देखते हैं अभी। यह दोहरे काम में आता है, मतलब जो शीतलक होता है ना वो दोहरे काम में आता है। एक तरफ रिएक्टर क्रोड को ठंडा करता है, एक तरफ रिएक्टर क्रोड को ठंडा भी करेगा, तथा इस ऊष्मा का उपयोग जो है ना, जो ठंडा करने में जो ऊष्मा काम में ली है इसने, खुद की ऊष्मा मतलब, तथा इस ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने के काम में लाया जाता है। मतलब रिएक्टर क्रोड को जैसे ठंडा करेगा, जैसे भारी जल है तो वहाँ पे जो ऊष्मा है वो क्या, जो रिएक्टर क्रोड को ठंडा करने में जो ऊष्मा खर्च हुई है वो भाप बन के क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाया जाता है। तो देखो रिएक्टर क्रोड को ठंडा करता है तथा इस ऊष्मा का जो उपयोग है भाप बनाने में काम में लाया जाता है। उसके तत्पश्चात भाप से टरबाइन घुमाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके पश्चात क्या किया जाता है, भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है और जिससे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो देखो शीतलक के रूप में यहाँ पे जो मेन जो होता है ना, ज़्यादा भारी जल का उपयोग करते हैं, D2O का उपयोग करते हैं। D2O से क्या होता है कि वो ठंडा भी रखता है और जो भाप बनती है ना वो क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। दोनों काम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। वैसे शीतलक के रूप में आप 3 चीज़ों का काम, 4 चीज़ें हैं यहाँ पे,
वायु को भी काम में लग सकते हैं, CO2 को भी काम में लग सकते हैं, हीलियम को भी काम में लग सकते हैं, भारी जल को भी काम में। तो भारी जल जो होता है ना वो मतलब ईजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा जो रिएक्टर होता है उसको ठंडा भी रख लेते हैं, और जो हमारी जो ऊष्मा जो निकलती है ना भाप के रूप में, उससे हम टरबाइन को भी घुमा लेते हैं। फिफ्थ जो पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो है परिरक्षक। कौन क्या है? परिरक्षक, जिसको बोलते हैं शील्ड। तो देखो शील्ड या परिरक्षक क्या होता है? रिएक्टर में विघटन की ऊर्जा के साथ कई प्रकार की रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। विघटन में जो रिएक्टर जो होता है ना उसमें जैसे विखंडन ऊर्जा तो निकलती ही निकलती है, उसके साथ में कई रेडियो एक्टिव विकिरण निकलती हैं जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, मतलब नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे एक्सरेज होते हैं, इनके भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सब का क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनसे बचने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों के चारों ओर मोटी कंक्रीट की दीवारें बना दी जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करते हैं? नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं ना, इनके चारों तरफ मोटी कंक्रीट की क्या करनी जाती है? दीवारों को क्या बना दी जाती हैं, ताकि हमारा बचाव हो सके। देखो मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं। इसके बाद में देखो नाभिकीय जो रिएक्टर है इसकी बनावट को हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ता। देखो हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर, थोड़ा इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। देखो ये नाभिकीय रिएक्टर है, ये इसका जो मेन पार्ट है जिसको क्रोड बोलते हैं, ये इसका क्रोड है। अब देखो इसके जो क्रोड में है ना, ये छड़ों के रूप में एल्यूमिनियम पात्र होते हैं जिसमें हम यूरेनियम 92-235 मतलब ईंधन को भर देते हैं, और इनको मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखा है। अब इसके बीच में जो है ना, जो नियंत्रक छड़े रख देते हैं। जब भी आपको रिएक्शन को मतलब अभिक्रिया को मतलब बंद करना हो या रिएक्टर को बंद करना हो, तो नियंत्रक छड़ों को नीचे तक क्या किया जाता है? ठूंस दिया जाता है, मतलब इनका कॉन्टैक्ट जो आपस में ख़त्म कर दिया जाता है। और ये जो सारा जो सेटअप होता है ना, ये जो नियंत्रक छड़े लगी होती है, ये जो सारा जो सेटअप इसको बोलते हैं क्रोड। और ये जो सारा सेटअप होता है ना, ये भारी जल इसमें भरा होता है। इसमें एक साइड से जैसे शीतलक जो ठंडा जो पानी इसे हिसाब से एंटर कराया जाता है, और यहाँ से ये भाप के रूप में निकलता है बाहर। यहाँ से जो भाप निकलती है इसके द्वारा बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, उनकी टरबाइन को घुमाया जाता है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो चुंबक होते हैं ना उसके बीच में घूमती है। जैसे हमने विद्युत जनरेटर या विद्युत मोटर में पढ़ा होगा, उस हिसाब से घूमती है, जिससे क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है। और ये जो सारा जो सेटअप है ना, ये क्रोड का चारों तरफ का, इसको मोटी मोटी जो कंक्रीट की जो दीवारें होती हैं उनके द्वारा इसके चारों तरफ इनको कवर कर दिया जाता है। तो ये देखो इन परिरक्षक हो गया, रिएक्टर का क्रोड हो गया, यूरेनियम की छड़ें हो गई, ये हो गई जैसे एल्यूमिनियम के पात्र में, ये कैडमियम की छड़ें हैं जो क्या करती है? श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। लास्ट जो इसका पार्ट है, हमने इसकी बनावट तो देख ली कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। अब जो है इसकी कार्यविधि को देखते हैं। हाँ, अब इसकी कार्यविधि को देखते हैं। कार्यविधि, जब रिएक्टर को शुरू करना होता है, मतलब जब आपको रिएक्टर को क्या करना है? शुरू करना होता है, तो कैडमियम की जो छड़ें होती हैं उनको बाहर खींच लेते हैं। तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। तब रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 92-235 का विखंडन करने लगते हैं। तो रिएक्टर में जो उपस्थित जो न्यूट्रॉन सोर्स होता है, एक तो हम पहले से डालते हैं, तो वो क्या करने लगता है? यूरेनियम जो 92-235 है उसका विखंडन करने लग जाएगा। जिससे क्या होगा? तीव्रगामी न्यूट्रॉन जो हैं, जिससे तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जैसे नाभिक जो यूरेनियम 92-235 का विखंडन होगा तो उससे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के आसपास की एनर्जी के न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो वो न्यूट्रॉन तो केवल यूरेनियम 92-238 का ही आसानी से विखंडन कर सकते हैं, लेकिन
वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो यूरेनियम 92-235 है। तो इसके लिए कम ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की हमें आवश्यकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी गति को मंदक के द्वारा, मतलब भारी जल से गुजार के इनकी गति को धीमा करेंगे, जिससे तीव्रगामी न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इन्हें मंदक से गुजार कर इनका जो वेग है वो कम कर लिया जाता है। इनका वेग को कैसे कम कर लिया जाता है, मंदक से गुजारेंगे तो इनका जो वेग है वो कम हो जाता है। फिर ये न्यूट्रॉन यूरेनियम जो 92-235 का विखंडन करने लगते हैं। फिर ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये यूरेनियम जो 92-235 है उसका क्या करने लगते हैं, विखंडन करने लगते हैं। और कैडमियम की छड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित रखते हैं कि क्रोड में एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो। जो नियंत्रक जो छड़ें हैं, जिनको हमने कैडमियम की छड़ें बोली हैं, इनको इस प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं कि जो क्रोड के अंदर एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो। अगर अनियंत्रित हो गई तो विस्फोट हो सकता है। विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को शीतलक ग्रहण कर क्रोड से बाहर निकाल लिया जाता है। विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको शीतलक ग्रहण कर लेता है और उसके द्वारा क्रोड से उसको बाहर निकाल ले। जैसे भारी जल है वो भाप में बदल गया, भाप जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसका उपयोग विद्युत जनित्रों में क्या किया जाता है, टरबाइन घुमाने में किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जिससे हमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, टरबाइन घूम जाएगी। और जो टरबाइन जो घूमेगी वो बड़े बड़े चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, बड़े बड़े चुंबक होते हैं, उसके बीच में टरबाइन घुमाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है। तो ये तो था नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय संयंत्र कहें या परमाणु भट्टी कहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक बार दो बार आप इसको देखोगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। जैसे किसी मूवी को आप बार बार देखते हैं तो वो मूवी ऐसे आसानी से याद हो जाती है। तो जैसे आप इसका एक बार जैसे नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में भी जैसे एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करोगे, इसका रिवीजन, जैसे इनको कान में लीड लगा के चीज़ों को आप वैसे भी मेमोराइज़ करके 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद रहने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।